तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज यूट्यूब चैनल के साथ लेकर साइंस में केमिस्ट्री का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, बच्चों का प्यारा दुलारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यार काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिस्ट्री के। कुछ जो एक्सट्रैक्शन है, रिएक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले मेटल्स और नॉन मेटल्स को स्टार्ट करते हैं। यार देखो, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा मेटल्स क्या होते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हो मेटल्स आर हार्ड, रिजिड, गुड कंडक्टर, मीलिएबल, डक्टाइल, बट ये डेफिनेशन नहीं होती दोस्त, ये तो उनकी प्रॉपर्टीज है। मेटल्स की डेफिनेशन समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे इन द सेंस 9th में। जैसे सोडियम, ये आता है 11 नंबर पे, जो होता है 2, 8, 1। हम इसको बांटते हैं ना के एलिमेंट के अंदर, आपने बचपन में 9th के अंदर सीखा है। इसकी जो वैलेंसी होती है वो लूज करता है, तो हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये ना, ये वैलेंसी होती है। सर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है? Na+। चार्ज कौन सा आता है? Na+। सर सिमिलर तरीके से Na के साथ हम एक Ca भी ले सकते हैं। Ca आता है 20 नंबर पे, आप बांटते हो तो क्या होता है? 2, 8, 8, 2 के एलिमेंट वापस। सर ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2 लूज करता है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सर 2 लूज कर रहा है, चार्ज क्या आता है? Ca2+। ये आपको पता ही है। तो अगर गौर फरमाओ बच्चा, ये भी नॉन सोडियम मेटल, ये भी कैल्शियम मेटल, दोनों ने ही कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लूज करे। इलेक्ट्रॉन लूज करते ही चार्ज आ गया पॉजिटिव। क्या सर ये हर मेटल में आता है? तो आंसर है हाँ, हर मेटल के अंदर ऐसा ही होता है। तो हर मेटल कहीं ना कहीं लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, और कौन सा चार्ज लेके आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हो। क्या बोलते हो? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब देखो सर, मेटल्स अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या नॉन मेटल्स का भी सेम फंडा निकाला जा सकता है? निकाल के देखते हैं बच्चा लोग। हम लेते हैं क्लोरीन, जो आता है 17 नंबर पे, बांटेंगे तो कितना होगा? 2, 8, 7। सर कंप्लीट करने के लिए आखिरी में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी हो गई 1 इलेक्ट्रॉन गेन की। सर जो गेन करता है उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, तो Cl- हो गया। तो हमने क्लोरीन का भी देखा। सर अब ऑक्सीजन देख लो, एक बहुत बड़ा नॉन मेटल। तो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, 2,6। क्या करेगा सर? ये लास्ट में 6 है, तो 2 गेन करेगा सर, 2 गेन करेगा सर, 2 गेन करेगा। तो वैलेंसी हो गई 2 गेन की। सर 2 गेन कर रहा है तो चार्ज क्या आएगा? O2-। तो अब चेक करो यार, नॉन मेटल गेन कर रहे हैं और इनके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो कहीं ना कहीं मेटल्स वो है जो लूज कर रहे हैं, चार्ज आ रहा है पॉजिटिव। नॉन मेटल्स वो है जो गेन कर रहे हैं, चार्ज आ रहा है नेगेटिव। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल्स वो है जो लूज करते हैं, पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स वो है जो गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है। तो पहले तो हम अगर डेफिनेशन देखें कि नॉन मेटल्स और मेटल्स की डेफिनेशन क्या है, वो यही है। देखो ध्यान से, दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसा मैंने बोला। और कौन सा नेचर शो करते हैं सर? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पर एल्यूमिनियम, सोडियम, टिन। बट हाँ सर, इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो है हमारे हाइड्रोजन। दादा हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है? H+। हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो कौन सा आता है? H+। बट ऑल्दो हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, बट क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव ले रहा है तो हम इसलिए थोड़ा इसमें कैजुअल नहीं रहते हुए हम इसमें ध्यान रखते हैं कि H+ यहां बनता है सिर्फ हाइड्रोजन में। नॉन मेटल्स में जैसे मैंने बोला, नेगेटिव आयन बनाते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, और क्या होते हैं ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोजन आएगा, बट नॉट इन द टर्म्स ऑफ आयंस। ऑक्सीजन, ब्रोमाइन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सब नॉन मेटल्स के रेफरेंस में आते हैं। तो जब भी आपसे मेटल्स नॉन मेटल्स की डेफिनेशन पूछे तो हम ये लिखेंगे। अच्छा, डेफिनेशन के बाद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। देखो 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है फिजिकल, दूसरी होती है केमिकल। फिजिकल का मतलब होता है जब आप बाहरी तौर से देख के बता दो कि भाई ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। केमिकल का मतलब होता है जब आप सर्टेन केमिकल्स के साथ उसको मिलाकर चेक कर रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज में काफी कुछ आता है।
वैसे आप बाहर से देख के बता सकते हो मेटल्स हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो ये हम कुछ बता सकते हैं। तो देखो यार ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट बोलेंगे दे आर मिलिएबल, दे आर मिलिएबल, यानी इनको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? हम थिन शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की फॉइल आती है और उस फॉइल को हम थिन शीट्स में कवर कर सकते हैं। सर दे आर ऑल्सो डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है इन्हें हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कॉपर की वायर्स, अगेन इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कॉपर की वायर्स। तो मेलिएबल हो गया, डक्टिलिटी हो गया। देखिए तो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के सबसे बेहतरीन कंडक्टर सिल्वर इज बेस्ट। अच्छा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगेन इसमें सिल्वर बहुत अच्छा होता है बट सिल्वर कॉस्टली होता है, तो हम ज्यादातर कौन सा यूज करते हैं? कॉपर, जो आपको पता भी है। दे आर लस्टरस, यानी बहुत शाइनी नेचर के होते हैं। ये ज्यादातर हार्ड होते हैं, इनके अंदर हार्डनेस अच्छी रहती है, बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं जो चाकू से भी कट जाते हैं, इतने सॉफ्ट रहते हैं। दे आर मोस्टली सॉलिड, ज्यादातर सॉलिड रहते हैं, बट अगेन मर्क्यूरी इज द एग्जांपल विच इज अ लिक्विड मेटल। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, बहुत बड़ा मेल्टिंग पॉइंट रहता है और बहुत हाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है। और ये सोनोरस रहता है, सोनोरस मतलब इनके अंदर से आवाज आती है। तो ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। सर इसी तरीके से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है, जस्ट उसकी उल्टी हो जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा। देखो, दे आर नाइदर मेलिएबल, दे आर नॉट डक्टाइल, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, they are bad conductor of electricity except graphite. Graphite being a non-metal is a good conductor. तो graphite की आपको एक चीज पता होनी चाहिए। They are non-lustrous, shiny नहीं होते, but iodine इसमें exception है। They are generally soft, but diamond को छोड़कर diamond hardest है। Non-metals are mostly solid and gases except bromine, which is a liquid non-metal. Exception ध्यान रखना है। Low melting, low boiling, non-sonorous, आवाज नहीं आती। तो यार बच्चा लोग ये फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादा तो नहीं पूछता, बट हाँ एमसीक्यू में और कुछ कुछ क्वेश्चंस में जहां एक्सेप्शन का नीडेड है वहां आता है। सर जो मेन चीज है वो अब चालू हो रही है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ध्यान देना बच्चा, पहला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम अंकल Na को हम अगर O2 के साथ मिलाएं, Na को हम O2 के साथ मिलाएं तो आपका बनता है Na2O। Na को हम O2 के साथ मिलाएं तो क्या बनता है? Na2O। सर कॉपर को O2 के साथ मिलाएं तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, Al को O2 के साथ मिलाएं तो बनता है Al2O3। क्या बनता है? Al2O3। सर गौर फरमाएं, दिस इज सोडियम ऑक्साइड, दिस इज कॉपर ऑक्साइड, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम आर ऑल मेटल्स। तो ये कहीं ना कहीं क्या बने हैं? सर बने हैं मेटल ऑक्साइड्स। क्या बने हैं? मेटल ऑक्साइड्स। और ऑल मेटल ऑक्साइड्स, ध्यान से सुनना बच्चा, ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो सर अगर हर मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है तो क्या हर नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर हो गया? हाँ जी सर, सही बोल रहे हो। अब गौर फरमाना, रुको, अभी पहले हम एक चीज देखें, हमने अभी किसको मिलाया? मेटल प्लस ऑक्सीजन, क्या बना? मेटल ऑक्साइड। सर क्या इसको प्रूफ किया जा सकता है? हाँ, बोर्ड्स में आपसे पूछेगा भी प्रूफ करना, तो देखो हम इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान देना, इसको प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे। देखना, मैं यही मेटल ऑक्साइड को लेता हूं Na2O, मैं इसी मेटल ऑक्साइड को लेता हूं Na2O। सर ये क्या है? सर हमने बोला ये बेसिक नेचर का है। किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। सर हम इसमें एक एसिड मिलाते हैं जिसको हम बोलते हैं HCl। ये क्या है सर? एसिड। सर आपको एक चीज तो बताइए, बेसिक
यानी बेस प्लस एसिड गिव्स यू क्या? सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ये देता है। बेस प्लस एसिड गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। सर इस रिएक्शन को हम क्या बोलते थे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे क्या? हाँ सर, एसिड बेस एंड सॉल्ट में हमने पढ़ा है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर क्या सॉल्ट बनेगी? सॉल्ट बनेगी NaCl प्लस वाटर। तो ये इसकी टेस्टिंग हो गई कि हमने जैसे बोला ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो जब एक मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का एसिड के साथ मिलता है तो वो एक सॉल्ट बना देता है और साथ में क्या बना देता है? वाटर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सर आगे बढ़े, अगर सुनना ध्यान से, अभी ये रिएक्शन पूरी नहीं की हमने। सर ये जो बना है Al2O3, सर ये भी तो एक मेटल ऑक्साइड है, तो सर ये भी तो एक बेस नेचर का है। बट नहीं, मेटल ऑक्साइड्स में सुनना ध्यान से, वापस सुनना, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, ये एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है। एसिडिक नेचर भी शो करता है, बेसिक नेचर भी शो करता है। और ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं, इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं सर? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एज ऑक्साइड्स विच शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। सर क्या सिर्फ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है? नहीं 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 नहीं, एक और है, Al2O3 के साथ जिंक ऑक्साइड भी है, ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। सर आप बोल रहे हो ये एसिडिक नेचर भी है, बेसिक नेचर भी है, तो हमें इसको भी तो प्रूफ करने को आ सकता है कि बताओ भाई कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एसिडिक नेचर का है, एक बेसिक नेचर का है। सर सेम फंडा करेंगे न्यूट्रलाइजेशन का, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना बच्चा लोग। हम पहले एसिड को करते हैं, देखो मैं एसिड का लिखता हूं। पहले मैं Al2O3 को क्या मान लेता हूं? एक एसिड मान लेता हूं। मैं Al2O3 को क्या मान लेता हूं यार? एक एसिड। सर इसके साथ में एक बेस बनाता हूं, बेस लेता हूं, जिसको हम बोलते हैं NaOH। NaOH मेरा क्या होता है? एक बेस होता है। अब देखो क्या बनेगा, यहां बनेगा NaAlO2। क्या बनेगा? NaAlO2, जो होता है कुछ नहीं, सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है? सोडियम एल्यूमिनेट। साथ में बनता है वाटर, साथ में बनता है वाटर। तो ये हमने इसका क्या नेचर शो कर दिया? सर ये हमने इसका शो कर दिया एसिडिक नेचर। ये हमने इसका क्या शो कर दिया सर? एसिडिक नेचर शो कर दिया। सर क्या हम इसी का बेसिक नेचर भी शो कर सकते हैं? हाँ देखो ध्यान से, सर सेम चीज Al2O3 को अब आप एक क्या मान लोगे? एक बेस मान लोगे। Al2O3 को आप क्या मान लोगे? एक बेस मान लोगे। सर अब एक एसिड ले लो, HCl। HCl क्या होता है सर? एक एसिड। अब देखो क्या बनेगा, आपका बनेगा AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 प्लस H2O। अगेन दिस इज नथिंग जस्ट दी एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगेन इट्स अ टाइप ऑफ सॉल्ट। तो ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन बन गई। सर इसके अंदर हमने इसका क्या नेचर शो कर दिया? हमने इसका बेसिक नेचर शो कर दिया। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर भी शो कर रहा है, बेसिक नेचर भी शो कर रहा है, ऐसे ऑक्साइड्स को हमने क्या बोला? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होते हैं। ध्यान रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे बनते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े अगर हम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाली रिएक्शन ये है। आगे बढ़े तो सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। ये सिंपल है, रिएक्शन विथ वाटर। तो देखो वही, पहले सोडियम ले लो, सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू NaOH प्लस H2 का गैस। सर NaOH क्या होता है? एक मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं एक बेस। मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है? एक बेस। अब सुनना ध्यान से,
सोडियम की जो रिएक्शन होती है वाटर के साथ, पानी के साथ, इसको हम बोलते हैं इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? इट्स अ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब बहुत हीट निकलती है, और आप देखोगे तो यार सोडियम को पानी में डालते ही बम ब्लास्ट होना चालू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के जो बबल्स फॉर्म्ड हुए वो हीट की वजह से, कहीं ना कहीं हीट की वजह से फूटना चालू हो जाते हैं। तो बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसका एक्सपेरिमेंट हमने कर रखा है इसी चैनल के ऊपर, तो अभी वो क्लिप डाल देंगे हम। सोडियम का टुकड़ा इस पानी के पूरे ग्लास के अंदर डाल। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो हो गई। अब मेरी बात को सुनना, क्या सर सिर्फ सोडियम है? नहीं 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 नहीं, एक पोटेशियम भी है। अब क्योंकि सोडियम इतनी फास्ट रिएक्ट करता है वाटर के साथ, पोटेशियम का भी सेम है, तो इतनी फास्ट रिएक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हम सोडियम को केरोसिन के अंदर रखते हैं, केरोसिन के ऑयल में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर खुले में रखा ना तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर लेगा, वही प्रॉब्लम है, जल्दी से सोडियम ऑक्साइड बना लेगा। तो Na के इन दोनों को हमें केरोसिन ऑयल में रखना है। क्यों? टू अवॉइड देयर मीटअप विथ ऑक्सीजन और वाटर। ऑक्सीजन और वाटर के साथ इनको अवॉइड करने के लिए हम इनको केरोसिन के अंदर रखते हैं। तो ये वाली चीज है। अब सर फिर आए हम कैल्शियम के साथ। कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सर यहां जो ये होता है ना, यहां जो कैल्शियम है इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्या करने लग जाता है? वो फ्लोट करना चालू कर जाता है। क्यों सर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। हाइड्रोजन के बबल्स की वजह से कहीं ना कहीं जो कैल्शियम है वो ऊपर पानी के फ्लोट करना चालू कर देता है, तैरना चालू कर जाता है। तो ये भी एक चीज है। अब सर सोचो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैन वी से जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? सर एक और लेंगे और वो इंपॉर्टेंट है। देखो हम लेंगे एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस वाटर गिव्स यू Al2O3 प्लस H2। अब सर समझना ध्यान से, क्या यहां मेटल वाटर के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाया? नहीं बाबा, इसलिए ये रिएक्शन वेरी आईएमपी हो गई। क्योंकि 99% बच्चा सोचेगा हाइड्रोक्साइड बनेगा, बट यहां तो बन गया क्या? मेटल ऑक्साइड या एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जो मैंने बताया, ऑक्साइड शोइंग एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर। तो ये वाली रिएक्शन को ध्यान से देख के जाना है। तो दिस वाज विद द वाटर। थर्ड पे आएंगे, ये सिंपल है, रिएक्शन विद एसिड्स, ये बड़ी सिंपल है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जिंक जो कि एक मेटल होता है, हम लेते हैं H2SO4 जो कि एक एसिड होता है। जिंक विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन, तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर आप एक और ले सकते हो, Na प्लस HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2। तो कहीं ना कहीं आप देखो तो मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की ताकत रखते हैं, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते भी हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं सर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हो कि जब एक हायर रिएक्टिव मेटल लोअर रिएक्टिव मेटल या लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को लात मारता है, डिस्प्लेस करता है, तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो सिंपल सी ये वाली चीज है। अच्छा, एक चीज और गौर करेंगे सर हम, कुछ और ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते,
कुछ और ऐसे मेटल्स होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे जो लोअर रिएक्टिव मेटल्स हैं। लोअर रिएक्टिव मेटल्स में अगर आप गौर करो, लोअर रिएक्टिव मेटल्स में अगर आप गौर करो तो जैसे कॉपर है, तो कॉपर को अगर हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। सिमिलर काम ये भी नहीं करेंगे सिल्वर और गोल्ड, तो सिल्वर और गोल्ड भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर हमें लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, इनको अगर हमें रिएक्ट करवाना है, अब ये एक एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ दो एसिड्स करने पड़ते हैं। अब देखो, जब आप दो एसिड्स को कंबाइन करते हो तो इसको हम बोलते हैं एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया। अगर आप देखो इसमें दो एसिड हैं, एक है HNO3, एक है HCl। HNO3 का 1 और HCl का 3 रेशो हम पकड़ते हैं इसके अंदर। इस रेशो के अंदर जब आप एसिड्स को डिसॉल्व करते हो, नाइट्रिक एसिड, क्लोरिक एसिड, इन दोनों को एसिड को डिसॉल्व करते हो तो इसको बोलते हैं एक्वा रीजिया। क्यों करते हैं सर ये? टू शो रिएक्शन विथ क्या क्या, कॉपर, Ag, Au, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, ये सारे। तो देखो जैसे मैंने बोला गोल्ड, सिल्वर, अच्छा इसको क्या भी बोला जाता है सर? शाही पानी, रॉयल वाटर। ठीक है, तो ये एक्वा रीजिया आपको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर हम आए इसके ऊपर रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल अगेन मैं लेता हूं जिंक जो एक ग्रेश कलर का रहता है, मैं ले लेता हूं एक सॉल्ट सॉल्यूशन जो मैंने लिया कॉपर सल्फेट। सर आप देखोगे तो ये ब्लू कलर का रहता है। जब जिंक कॉपर सल्फेट के साथ बनता है तो जिंक डिस्प्लेस कर देता है, तो बनाता है जिंक सल्फेट जो कि एक कलरलेस रहता है। क्या रहता है? कलरलेस। प्लस आपका कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये रिएक्शन आपको एक सिर्फ देखनी है, इसमें कलर का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये आपको एक बार सिर्फ देख के जानी है, ज्यादा आता नहीं है। सर अब अगर हम बात कर लें, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखनी है। अब रिएक्टिविटी सीरीज यार बड़ी आसान है। रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर सारे के सारे मेटल्स आते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कि कितना और कौन सा मेटल किस स्पीड से रिएक्ट कर सकता है। रिएक्टिविटी सीरीज ये बताती है कौन सा मेटल किस स्पीड से रिएक्ट कर सकता है। तो देखो इसके अंदर पहले बोल रहा हूं सारे के सारे आप देखो तो क्या मेटल्स हैं। मैं आपके लिए बनाता हूं ये, देखो ये मैंने पूरी सीरीज बना दिया आपके लिए। ध्यान देना यार, K फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, है ना। सर ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी जैसे जैसे नीचे नीचे जाते जाओगे उतनी उतनी रिएक्टिविटी कम होते चलेगी। हायर रिएक्टिव में सोडियम पोटेशियम, फिर मिडिल रिएक्टिव, फिर लोअर रिएक्टिव। सर हाइड्रोजन दादा इसमें अलग है। दे आर ऑल मेटल्स बट हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। क्यों सर? हाइड्रोजन क्यों रिएक्टिविटी सीरीज में डाला है? बिकॉज ये H+ आयंस निकालता है। कौन से आयंस निकालता है? H+। और मेटल्स में क्या पढ़ के आए अभी? ऑल मेटल्स आर दो सब्सटेंस व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड हैव पॉजिटिव आयंस। तो सारे पॉजिटिव आयंस है, हाइड्रोजन भी पॉजिटिव है, तो इस बेचारे को रिएक्टिविटी सीरीज में डाल दिया है। अब सर ये याद नहीं होती, हमने इसकी ट्रिक बनाई है ना जाने मन। तो देखो क्या है यार इसकी ट्रिक? काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। सिंपल तरीके से याद हो जाती है। देखो एक बार यार ये रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मैंने आपको बोला, ये मोस्ट रिएक्टिव से नीचे नीचे आते जाते फिर आ जाते हो आप इसके अंदर। जैसे हाइड्रोजन अलग ही रहता है, तो ये वाली आप देख सकते हो। सर फिर आए अब नॉन मेटल्स की रिएक्शन। देखो मेटल्स की हमने क्या क्या देखी? विथ ऑक्सीजन, विथ वाटर, विथ एसिड
एंड विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। अब हम यही चीज नॉन मेटल के साथ देखेंगे। तो नॉन मेटल का पहला आ रहा है ऑक्सीजन के साथ। सर कार्बन ले लो, एक नॉन मेटल, इसको हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर को बनाएंगे O2 के साथ, बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन को मिलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सर 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 ये कुछ नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स। सर अभी क्या पढ़ के आए? ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। सिमिलर तरीके से ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, एग्जाम में बहुत बार आता है। सर इसमें हम एक चीज गौर करें तो हमने देखा नॉन मेटल को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हो तो क्या बनता है? नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है सर, क्या वाटर के साथ भी है? नहीं, नॉन मेटल कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। उसके पीछे एक सिंपल कारण होता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। क्या एसिड के साथ रिएक्शन है? नहीं, वही सेम फंडा। एसिड में H+ आते हैं, हाइड्रोजन आते हैं, और नॉन मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो कि है ऑक्सीजन के साथ। ज्यादा परेशानी है ही नहीं। मेटल्स में ज्यादा है, ऑक्सीजन है, वाटर है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, एसिड है, वो इंपॉर्टेंट है। सर अब आगे आए, ये सिंपल है, आयोनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो बच्चों, तुम दो बॉन्ड पढ़ोगे, एक पढ़ोगे कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड और मेटल्स में आयोनिक बॉन्ड। तो ध्यान से समझ लो, आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड नाम से ही समझ में आ रहा है रिलेटेड टू समथिंग आयंस, समथिंग आयंस। सर हम एक बना के देखते हैं ना। हम पहला बनाएंगे NaCl। हम क्या बनाएंगे? NaCl। देखो कैसे बनता है सर, पहले आपको पता होना चाहिए Na आता है 11 पे, बांटोगे तो 2 8 1। क्लोरीन आता है 17 पे, बांटोगे तो 2 8 7। ये लूज करेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये गेन करेगा अगेन 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखो सोडियम को 1 निकालना है, क्लोरीन को 1 चाहिए, तो हम देखो क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ध्यान देना, बहुत इजी होता है। पहले लिखा सोडियम, फिर लिखा क्लोरीन। सोडियम के लास्ट में कितने हैं? 1। लास्ट वाले को बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हमने यहां एक क्रॉस बना दिया 1, क्योंकि क्लोरीन के लास्ट में कितने? 7, अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 बना दो, तो आप डॉट बना दो, 1 2 3 4 5 6 7। एक अब क्लोरीन को 1 चाहिए, सोडियम को 1 लूज करना है, तो देखो क्या करेगा, क्लोरीन के पास 7 है, ये से 1 ले लेगा, तो क्लोरीन के पास कितने हो गए? 8 हो गए। क्लोरीन दादा खुश हो गए, सोडियम 1 लूज करके खुश हो गया, तो चार्ज क्या आएगा? लूज करके Na+, गेन करके क्लोरीन माइनस, और जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बन जाएगा? NaCl। प्लस माइनस विल कैंसल आउट ईच अदर। सिंपल, इससे सिंपल क्या होता है? और आयोनिक है ये। सर एक और बनाए, एक और बनाएंगे सर, एक और अगर हम बनाए तो हम बनाते हैं MgCl2। क्या बनाते हैं? MgCl2। सर सेम काम करेंगे, मैग्नीशियम आता है 12 पे, 2 8 2, लूज करेगा कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। सर क्लोरीन आता है 17 पे, अभी देखा 2 8 7, गेन करेगा कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। सर अब देखो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने को रेडी है, बट दादा क्लोरीन तो 1 ही चाहता है, तो हमें कितने क्लोरीन लग जाएंगे? 2। 1 क्लोरीन 1 ही ले पाएगा ना, तो 2 क्लोरीन 2 ले लेंगे। तो देखो क्या करेंगे, हम लिखेंगे Mg, 1 डालेंगे क्लोरीन यहां, 1 डालेंगे क्लोरीन यहां, 1 इसको दिया, 1 इसके। मैग्नीशियम के लास्ट में कितने? 2, क्लोरीन के लास्ट में 7, तो 1 क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये वाला क्लोरीन इस मैग्नीशियम से 1 ले लेगा, ये वाला क्लोरीन इस मैग्नीशियम से 1 ले लेगा। तो अब देखो ध्यान से क्या चार्जेस बने, ये वाला क्लोरीन माइनस Mg2+, क्योंकि 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्लोरीन माइनस क्लोरीन 2 माइनस, अल्टीमेटली MgCl2
क्योंकि 2 क्लोरीन आ गए। इस तरीके से आयोनिक बॉन्ड बनता है। अब सर आयोनिक बॉन्ड के अभी फीचर्स डिस्कस नहीं करेंगे, जब कार्बन पढ़ाऊंगा ना तब वहां पर मैं आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड को साथ में एक बार रिवीजन में लूंगा और वहीं आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूंगा, तो हमारा काम वहां आधा हो जाएगा। तो ये बनता है, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ रहा है चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अकरेंस ऑफ मेटल। क्या आ रहा है? अकरेंस ऑफ मेटल। तो अब देखते हैं अकरेंस ऑफ मेटल, ये यार बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। यार पहले हमें ना 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। एक होता है मिनरल, एक होता है ओर। क्या दोनों में एक बहुत बेसिक फर्क होता है। देखो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये केमिस्ट्री में जिस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं कि मेटल्स को जमीन से निकालना, माइन वगैरह करके, इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं मेटलर्जी। एक डिपार्टमेंट होता है मेटलर्जी डिपार्टमेंट, जहां पर ये सारी जो एक्सट्रैक्शन की बातें होती है वो करी जाती है। अब मिनरल क्या होता है ना, मिनरल तरह तरह का होते हैं जो बेसिकली कंटेन करता है एक पर्टिकुलर मेटल, एक पर्टिकुलर मेटल, उसको मिनरल बोलते हैं। बट जो ओर होता है ना, उसमें एक बहुत सिंप्लिसिटी रहती है। ओर यानी अ मिनरल थ्रू विच a metal can be obtained profitably। देखो फॉर एग्जाम्पल समझना ध्यान से, आप जमीन के अंदर गए, आपको 2 चीजें मिली, एक मिला जिंक कार्बोनेट और एक मिला जिंक सल्फाइड। जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड। अब सर ये दोनों ही मिनरल कहलाएंगे। हमें जिंक से मतलब है, हमें मेटल से मतलब है, सल्फर और कार्बोनेट से मेरा कोई सेंस ही नहीं है, मेरे को जिंक चाहिए। अब मान लेते हैं मुझे जिंक कार्बोनेट निकालते, अभी हम इन दोनों को क्या बोल रहे हैं सर? मिनरल बोल रहे हैं। हम इन दोनों को क्या बोल रहे हैं सर? मिनरल बोल रहे हैं। अब अज्यूम करो जिंक कार्बोनेट जब हमने निकाला तो इन दोनों में से जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा एज अ माइनर, जो सबसे ज्यादा मुझे मुनाफा देगा इकोनॉमिकली, जैसे मान लो मैंने इसको चूज कर लिया, आउट ऑफ दीज टू आई हैव चूजन द जिंक कार्बोनेट, तो जो मैंने चूज किया है उसको क्या बोल देंगे? ओर। जो मैंने चूज किया, क्यों चूज किया? बिकॉज इट कैन बी ऑब्टेन्ड प्रॉफिटेबली एंड इकोनॉमिकली, तो दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी कॉल्ड एज ओर। बट सब चीजों को हम मिनरल बोल देते हैं, तो इसलिए हम एक चीज बोलते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। हर ओर तो मिनरल ही है, क्योंकि ओर तो मिनरल से ही मिल रहा है, बट हर जो मिनरल है वो ओर नहीं कहला सकते। तो ये वाली चीज हमें ध्यान रखनी होती है। अब सर एक्सट्रैक्शन करने से पहले कुछ होती है ना, जब आप निकालते हो तो उसको साफ सफाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि यार डायरेक्ट निकाल लिया तो काम हो गया। साफ सफाई करना बेसिकली जो होता है, साफ सफाई जिसको हम बोलते हैं, साफ सफाई इज बेसिकली कॉल्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, दिस इज बेसिकली कुछ नहीं, रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज। क्योंकि देखो वो इतने सालों से अंदर है, अंडर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, तो इतना ज्यादा इंप्यूरिटीज लगा होगा उसके ऊपर, इतना गंदा कुछ लगा होगा, तो वो कहीं ना कहीं हमें जो निकालना है उस प्रोसेस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इसमें यूजुअली एक टर्म यूज होती है गैंग्यू पार्टिकल, जो वही बोलते हैं इंप्यूरिटीज को, मैट्रिक्स भी बोलते हैं कुछ बच्चे इसको। तो पहला काम ये होता है सर, वो वॉशिंग से निकाल सकते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकली निकाल सकते हो, काफी सारी चीजें होती है। बट जैसे ही साफ सफाई हो गई, अब साफ सफाई होने के बाद कोई भी और 2 तरीके से मिलेगा। कोई भी और किस तरीके से मिलेगा? 2 तरीके से। एक होता है फ्री स्टेट, एक होता है कंपाउंड स्टेट। एक होता है फ्री स्टेट, एक होता है कंपाउंड स्टेट। फ्री स्टेट के अंदर बेसिकली जहां पर आपको ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ती, जैसे सिल्वर, गोल्ड, ये जो होते हैं आराम से मिल जाते हैं, साफ सफाई करे और काम खत्म, ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। बट कंपाउंड स्टेट में उसके साथ कुछ और भी लगा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फाइड, Cu2S। तो जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरी सल्फाइड, Cu2S, ये बेसिकली वो हैं जिनके साथ कुछ और भी लगा हुआ है, कंपाउंड स्टेट। तो हमें वो भी तो निकालना पड़ेगा, जैसे जिंक कार्बोनेट में कार्बोनेट निकालना पड़ेगा, सल्फाइड में सल्फाइड निकालना पड़ेगा, तो उनको बोलते हैं कंपाउंड स्टेट। इसमें ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं है, और हमारे कोर्स में कंपाउंड स्टेट। अब जैसे ही कंपाउंड स्टेट सीखेंगे तो उसमें हम मेटल को 3 भागों में बांटेंगे।
एक बांटेंगे हायर रिएक्टिव, एक बांटेंगे मॉडरेट रिएक्टिव, एक बांटेंगे लीस्ट रिएक्टिव। हायर रिएक्टिव, मॉडरेट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। सर सबसे पहले हम देखेंगे हायर रिएक्टिव को कि हायर रिएक्टिव किस तरीके से निकलते हैं। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ हायर रिएक्टिव, कि हायर रिएक्टिव मेटल्स को आप किस तरीके से निकालते हो। हायर रिएक्टिव में ज्यादातर कौन आ जाएंगे? सोडियम, पोटेशियम। सर सोडियम पोटेशियम इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि इनको हीट देके कुछ नहीं किया जा सकता, इन्हें हीट देके कुछ नहीं किया जा सकता। तो हम बेसिकली इनका करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करते हैं सर? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं बेसिकली। अब देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। मैं एक लूंगा कंटेनर, उस कंटेनर में मैं लूंगा एक कंटेनर, एक मिनट, मैं लूंगा एक कंटेनर, उस कंटेनर में मैं 2 रॉड्स डालूंगा। ये ग्रेफाइट की रॉड्स होगी। एक रॉड को हम बोलेंगे कैथोड, जो होती है नेगेटिवली चार्ज। एक रॉड को हम बोलेंगे एनोड, जो कि होती है पॉजिटिवली चार्ज। इन दोनों रॉड्स को हम करेंगे बैटरी से कनेक्ट। नेगेटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल से। समझना ध्यान से। अब हम देंगे नमक, क्योंकि हमें क्या चाहिए? Na चाहिए। हमें सिर्फ क्या चाहिए? Na चाहिए। तो NaCl। अब NaCl को पहले तो आयंस रिलीज करने, तभी तो हम सोडियम निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो हमें इसमें पानी डालते हैं पहले। तो हम इसमें ब्लू कलर से मैं पानी को इंडिकेट कर दूंगा। तो मैंने जैसे इसके अंदर पानी डाल दिया। अब जब NaCl पानी में जाता है तो वो क्या निकालता है? Na+Cl-। पता ही है ये तो आपको, क्या निकालता है? Na+Cl-। अब Na+Cl-, आप मुझे बताओ कैथोड कौन सा है? नेगेटिव। एनोड कौन सा है? पॉजिटिव। नेगेटिव पे कौन अट्रैक्ट होगा सर? Na। तो सारे जो Na है, Na+, वो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको एक चीज तो पता ही है, पॉजिटिव इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव। और जो क्लोरीन माइनस है वो किस पे अट्रैक्ट होगा? एनोड पे। तो क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस। तो Na+ कैथोड पे, Cl- एनोड पे। अब जैसे ही आप इसको निकालोगे, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये कौन से फॉर्म में है? मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन फॉर्म मतलब इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड फॉर्म में है। तो जब आप इसको निकालोगे, अब आपने जब इसको निकाला आपको मिला Na+ मिला है, बट मुझे चाहिए Na, मुझे चाहिए Na, है ना। मेरे लिए तो जो मेन काम है वो सोडियम है। तो Na+ क्या होता है? जिसके अंदर जो स्टेबल बन गया है, इलेक्ट्रॉन खो चुका है। याद करो ना, सोडियम 11 पे आता है, 2 8 1, एक वैलेंसी लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो हम एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा Na आ जाएगा। सर सिमिलर काम हम क्लोरीन के साथ करेंगे। क्लोरीन माइनस से मुझे क्लोरीन पे जाना है। क्लोरीन होता है 17, 2 8 7, एक गेन कर लेता है, तो हमें इससे एक लूज करवाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्लोरीन माइनस आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ये निकलता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको एक्सप्लेन करना कि जो प्योर मेटल है, दिस इज अ प्योर मेटल। प्योर मेटल आपको हमेशा कहां मिलेगा? कैथोड। इम्प्योर जो मेरे काम का नहीं था वो कहां मिलेगा? एनोड। ठीक है, ये होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया हाईली रिएक्टिव का। अब जो सेकंड आएगा वो कौन आएगा यार? मॉडरेट रिएक्टिव। मॉडरेट में ज्यादातर कौन आते हैं? जिंक आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन आता है। ये ज्यादातर आपको मॉडरेट रिएक्टिव के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अब सर जो मॉडरेट रिएक्टिव होता है ना, ज्यादातर जो मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं वो 2 ओर्स में पाए जाते हैं। एक होता है कार्बोनेट का ओर, एक होता है कार्बोनेट का ओर, एक होता है सल्फाइड का ओर। एक होता है कार्बोनेट का ओर, एक होता है सल्फाइड का ओर। सर अभी हम देखेंगे कार्बोनेट के ओर की जाती है कैल्सिनेशन, सल्फाइड के ओर की जाती है रोस्टिंग। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। दोनों से जो चीज मिलती है वो एक ही होता है, जिसको हम बोलते हैं
मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को हम फिर मिलवाते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट से और फिर आपको मिल जाता है प्योर मेटल जो हमें चाहिए। तो ज्यादातर मॉडरेट रिएक्टिव दो में पाए जाएंगे, कार्बोनेट का और सल्फाइड का और। कार्बोनेट की ओर की कैल्सिनेशन, सल्फाइड की ओर की रोस्टिंग, दोनों से मिलता है मेटल ऑक्साइड, रिड्यूसिंग एजेंट से मिलवाओगे प्योर मेटल बनेगा। अब सर देखो ये कैसे बनता है, हम ध्यान से देखते हैं कि ये जो प्योर मेटल है अब वो कैसे बनाएंगे हम। तो देखो हम इसके दो एग्जांपल लेंगे। इस तरफ पे हम लेंगे कार्बोनेट का और, इस तरफ पे हम लेंगे सल्फाइड का और, कार्बोनेट का और सल्फाइड का और। मैं दो एग्जांपल लूंगा, एक लूंगा जिंक कार्बोनेट जिसको हम बोलेंगे कैलेमाइन और, ये नाम होता है इसका सर। सल्फाइड का और लेंगे जिंक सल्फेट, इसको बोलते हैं ब्लेंड और, ये नाम याद रखना बच्चा। अब दोनों को हम हीट करेंगे। कार्बोनेट को जब हीट करोगे तो हीट दोगे इन दी एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और सल्फाइड को जब हीट दोगे, सल्फाइड को जब हीट दोगे तो दोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप कार्बोनेट को और को हीट करते हो इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, इसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन क्या हुआ? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कार्बोनेट ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बिना एयर के। सर सल्फाइड ओर को आपने प्रेजेंस में हीट किया तो इसको बोलेंगे हम रोस्टिंग, जो मैंने पीछे लिखा था। सर सेम मीनिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड एज रोस्टिंग। तो कार्बोनेट के ओर का कैल्सिनेशन इन द एब्सेंस, सल्फाइड के ओर का रोस्टिंग इन द प्रेजेंस। तो देखो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बनेगा और गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। सर क्योंकि इसको इन दी प्रेजेंस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन, यहां बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैस निकल गई यहां से। अब देखो दोनों तरफ क्या मिला? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। दोनों तरफ क्या मिला? जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जो क्या है एक मेटल ऑक्साइड, जो क्या है एक मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को हमें अभी भी हमें जो जिंक ऑक्साइड है उससे जिंक चाहिए, तो ऑक्सीजन हटाना है, तो मैं लेके आऊंगा एक कार्बन को। कार्बन मेरा यहां एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए रिड्यूसिंग एजेंट, जो रिड्यूस करने के काम आता है, रिडक्शन में काम आता है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के CO बनाएगा और जिंक अलग निकल जाएगा। तो जिंक हमारा बोल दोगे क्या निकल गया? प्योर मेटल, प्योर मेटल। तो ये होता है मॉडरेट रिएक्टिव। पर इसमें बच्चा लोग एक ध्यान रखना, जिंक तो ठीक है, कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कभी कभार हम कार्बन की जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं, लाइक एल्यूमिनियम होता है और भी 2-3 आयरन होता है, वहां यूज कर सकते हैं। एल्यूमिनियम एक जगह यूज होता है तो वो मैं आपको बता देता हूं, काम का रिएक्शन है वो भी। देखो जैसे Fe2O3 होता है, दैट इज फेरस ऑक्साइड, दैट इज फेरस ऑक्साइड। फेरस बेसिकली हेमेटाइट का एक ओर होता है, उस हेमेटाइट के ओर के साथ आपको ये Fe2O3 मिलता है। सर अब यहां पर कार्बन यूज नहीं करते हैं, हम यहां कार्बन यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहां एक रिड्यूसिंग एजेंट कहला जा सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहला जा सकता है। तो यहां बनता है Al2O3 प्लस Fe। सर आपने यहां Al क्यों यूज किया? इसके पीछे कारण था। Al जो है ना वो ऑक्सीजन के साथ बहुत गहरी मोहब्बत रखता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बहुत एफिनिटी रखता है। एफिनिटी यानी बहुत क्लोजनेस रखता है, उससे बहुत चिपकता है। तो इसलिए हमने Al को ले लिया जो O के साथ आराम से बॉन्ड बना लिया और Fe अलग निकल गया। सर ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है, यानी बहुत ज्यादा हीट निकलती है, और इसलिए इसका एक नाम और रखा गया जिसको हम बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको सर हम? थर्माइट रिएक्शन। ये जो थर्माइट रिएक्शन होती है ना, ये यूजुअली वेल्डिंग वगैरह
रेलवे जॉइनिंग्स, जो रेलवे के ब्रिजेस वगैरह होते हैं वहां काम आता है, क्योंकि वहां जो एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलती है, लिक्विड निकलता है, वो आप डालकर रेलवे ब्रिजेस को कहीं ना कहीं ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सर अब हायर रिएक्टिव के बाद, मॉडरेट रिएक्टिव के बाद अब जो लास्ट बचता है वो बचता है लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव देख लेते हैं जल्दी से। लीस्ट रिएक्टिव में ज्यादा नहीं है, एक कॉपर है, मर्क्यूरी है, तो हम इनको भी देख लेते हैं जल्दी से। सर ये जो होते हैं ये सल्फाइड के ओर में मिलते हैं, और आपको ही पता है सल्फाइड का जो ओर है उसका पहले क्या करोगे, रोस्टिंग। अच्छा, रोस्टिंग करने के बाद आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड। अब यहां आपको रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं है जैसे पिछले में चाहिए थी, यहां आप बेसिक हीट करके भी प्योर मेटल निकाल सकते हो, हीट करके भी प्योर मेटल निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं HgS, ये मर्क्यूरी का है जिसको सिनेबार ओर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेबार ओर। पहले रोस्टिंग, रोस्टिंग क्या बताया था, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन दी प्रेजेंस ऑफ O2, बनेगा HgO प्लस SO2, वही मर्क्यूरी ऑक्साइड। अब आप इसको नॉर्मल हीट भी कर लोगे ना तो आपका Hg निकल आएगा। तो ये नॉर्मल हीटिंग से आपका ये प्योर मेटल निकल आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मॉडरेट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, हायर रिएक्टिव, ज्यादातर हायर मॉडरेट पे बहुत क्वेश्चन पूछता है, बट ये भी पता होना चाहिए। सर सिमिलर काम कॉपर के साथ भी किया जा सकता था वैसे, कॉपर Cu2S, इसको बोलते हैं कॉपर का ग्लांस ओर, कॉपर ग्लांस। आप इसको करके देख सकते हो, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। राधे राधे।